शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम संडे का जो पेपर था उसको डिस्कशन नहीं कर पाए थे, थोड़ा टाइम की कमी थी, बिज़ी चल रहा था मैं, इस वजह से संडे का हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो पहली जो न्यूज़ है हमारी वो चंद्रयान 2 से संबंधित रहेगी। मिशन चंद्रयान 2 कुछ समय पहले ये न्यूज़ में रहा था, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमने चंद्रमा पर अपना सैटेलाइट भेजा था। ठीक है। चंद्रमा पर जब भेजा था तो जब उसकी लैंडिंग हो रही थी ना, तो उस टाइम में उससे हमारा संपर्क टूट गया था। बताया जा रहा था वो जो लैंडिंग रही थी वो सॉफ्ट की जगह हार्ड लैंडिंग रही थी। इसके चलते चलते ऐसा हुआ था। तो मिशन चंद्रयान 2 क्या है? चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था उसका ये नया संस्करण है। इसमें हमने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान फर्स्ट में केवल ऑर्बिटर था जो चंद्रमा की कक्षा में घूमते रहता। लेकिन हमें केवल चंद्रमा की कक्षा में घूमना ही नहीं है, बल्कि चंद्रमा की धरती पर हमको उतरना भी है। तो चंद्रयान 2 के जरिए भारत पहली बार चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला था। ये लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हम भेजने वाले थे। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन जाता यदि ये सफल हो जाता तो। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर बनाए गए हैं जिनका अलग अलग काम आप देख लीजिए। ऐसा बताया जा रहा था चांद की कक्षा में जो ऑर्बिटर है ना 1 साल तक घूमते रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। पृथ्वी और लैंडर, लैंडर जो रहेगा चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए ऑर्बिटर हम बनाए थे। ऑर्बिटर चांद की सतह का नक्शा भी बनाएगा ताकि चांद के अस्तित्व और विकास का हम पता लगा सकें। वहीं यदि हम लैंडर और रोवर की बात करें, चांद पर एक दिन मतलब पृथ्वी के 14 दिन के बराबर काम करेंगे। लैंडर ये जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं, जबकि रोवर चांद की सतह पर खनिज तत्वों की मौजूदगी का पता लगाएगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो साइंस से ये न्यूज़ हमने उठाए हैं, चंद्रयान 2 मिशन से भी संबंधित है। ठीक है। तो जो चंद्रयान 2 मिशन रहा था हमारा, हम इस मिशन की मदद से सोडियम के कंटेंट का पता लगा पाए हैं मून की सरफेस में। इसके माध्यम से हम ये जानकारी जुटा पाए हैं कि चंद्रमा की सतह में सोडियम मौजूद है। वैज्ञानिक लोग जो कि इसरो के थे, इन्होंने मैप आउट कर लिया है, लगा लिया है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम मून सरफेस। तो पूरे ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन हमको सोडियम का दिखाई देता है मून की सरफेस में। इन्होंने यूज़ किया था क्लास का। क्लास मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था। चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पर मेन चीज़ देखा जाए तो स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके इस चीज़ का हमने पता लगाए थे। तो बताया जा रहा है कि ये जो है पहला इस प्रकार का इफ़ोर्ट रहा है, पहला ऐसा प्रयास रहा था जो कि प्रोवाइड करता है एक ग्लोबल स्केल मेज़रमेंट ऑफ सोडियम। हमने थोड़ी बहुत सोडियम का पता नहीं लगाए थे, मतलब केवल पार्टिकुलर छोटी सी जगह में नहीं पता लगाए थे, हमने पूरे चंद्रमा में पता लगाए थे कि पूरे चंद्रमा में हमको सोडियम की मौजूदगी मिली है। और इसके लिए हमने एक्सरे फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा का यूज़ करे थे। अब हम बात करते हैं हमारा जो टेस्ट रहा था वो नॉन डिस्ट्रक्टिव रहा था, मतलब कि हमने चंद्रमा की सतह पर किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करके ये चीज़ पता नहीं लगाए हैं कि उसके अंदर क्या मौजूद है, या हम ड्रिलिंग नहीं किए हैं, बल्कि ये जो टेस्ट रहा था वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट था। मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक्सरे फ्लोरोसेंस इसका कॉमन तरीके से हम यूज़ करते हैं स्टडी में। द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कंपोजिशन, मटेरियल का संगठन, कोई भी पदार्थ किन किन चीज़ों से कंपोजिट होकर के बना है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेजर में हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सरे फ्लोरोसेंस का। अब चूंकि जो सन है, सन हमें क्या है? सोलर फ्लेयर्स देता है बहुत बड़ी मात्रा में। इसका मतलब ये है एक्सरे रेडिएशन कहाँ पर जा रहा है? मून पर जा रहा है। इसी के चलते चलते एक्सरे फ्लोरोसेंस हो रहा है। अब हम बात कर लें यदि क्लास की,
द क्लास मेजर्स द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स। सूरज से जो एक्सरे निकल कर के आ रही है उसमें जो फोटॉन्स हैं उसको नापने का काम, उसकी एनर्जी को नापने का काम क्लास टेक्नोलॉजी करती है। कमिंग फ्रॉम द मून एंड काउंट द टोटल नंबर। मून से भी निकल कर के जो चीज़ें एनर्जी आ रही हैं उसकी काउंटिंग होगी और टोटल नंबर की काउंटिंग कर लेता है। द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसको हम फोटॉन बोलते हैं। तो जो फोटॉन की एनर्जी है वो ये बता रही है, क्या बता रही है, एटम को। एटम मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि आप देखोगे सोडियम एटम्स इमिट एक्सरे फोटॉन्स ऑफ 1.04 किलो वोल्ट। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम का एटम जो रहता है वो एमिट करता, उत्सर्जित करता है एक्सरे फोटॉन्स को, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 1.04 किलो वोल्ट की। अब एंड द इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी मेजरमेंट करी जाती है कि कितने सारे एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर अर्थ के साथ में भी तुलना करी जाती है। यदि हम तुलना कर लें अर्थ की चंद्रमा के साथ में तो जो मून है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस है। किस मामले में? वोलाटाइल एलिमेंट सच एज सोडियम। पृथ्वी और चंद्रमा सोडियम तत्व की यदि उपस्थिति की बात करें तो दोनों में काफ़ी अंतर माना जाता है। The amount of volatiles on the moon today can be used to test formation scenarios of the Earth Moon system। लेकिन जो मौजूदगी है वो बताती है कि अर्थ मून जो सिस्टम है कैसे करके इसका फॉर्मेशन हुआ था, कैसे करके इसका निर्माण हुआ था। अब कुछ कुछ न्यू फाइंडिंग निकल करके सामने आई हैं। पहले जो हम मिशन भेजे थे जैसे कि अपोलो 11, लूना और चांग ईस 5, इन्होंने क्या है पत्थर के सैंपल लेके आए थे। द अमाउंट ऑफ सोडियम इन द रॉक्स वाज प्रीसियसली गेज्ड। और अच्छी बात यह है वहाँ से जो सैंपल लाए गए थे उसमें भी सोडियम की उपस्थिति का पता लगाया गया था। लेकिन ये जो नई स्टडी आई है चंद्रयान ग्रुप की तरफ से वो ये बता रही है कि सोडियम के जो एटम है ना एक पतली परत के रूप में बाउंड है लूनार की सरफेस में, अपार्ट फ्रॉम द माइनर क्वांटिटीज फाउंड इन लूनार रॉक। तो माइनर क्वांटिटी हमें कहाँ दिखाई दे रही है? पत्थरों में। लेकिन यदि आप उसकी सरफेस में देखोगे तो यहाँ पर हमको पतली लेयर दिखाई देती है। अब ये जो सोडियम के एटम्स होते हैं ना सरफेस, बताया जा रहा है ये लिबरेटेड हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं और भी ज़्यादा जब हम क्या है इनफ एनर्जी देते हैं उनको सोलर अल्ट्रावायलेट के माध्यम से एंड सोलर वाइंड आयंस। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि अब इनका जो भी जो गुणधर्म होगा वो थोड़ा सा चेंजेस आएगा ही जब यहाँ पर आप सूरज की क्या दोगे, सोलर की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दोगे, सोलर वाइंड के आयंस आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका जो गुणधर्म है उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाता है। तो सोडियम केवल ऐसा एलिमेंट माना जाता है पोटेशियम के अलावा दैट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द टेलीस्कोप, जिसको आप टेलीस्कोप्स के माध्यम से देख सकते हैं लूनार के एटमॉस्फेयर में। दिस न्यू मैप ऑफ सोडियम वुड इनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस एक्सपोजर कनेक्शन। सरफेस एक्सपोजर में क्या कनेक्शन है उसको ये क्लियर कर देता। तो ये साइंस वाली जो पहली न्यूज़ हमारी रही थी चंद्रयान 2 से संबंधित, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित। पार्टिकुलर ये जो बात निकल कर आई है निर्वाचन आयोग की वो एक विवाद को लेकर के है। ठीक है, अभी महाराष्ट्र में बोला जा रहा है कि कुछ वहाँ पर लोकल चुनाव होने वाले हैं। तो जो शिवसेना है, ठीक है, जो शिवसेना है ये दो भाग में आजकल बटी हुई दिखाई देती है। एक एकनाथ शिंदे और दूसरी उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे तो यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इसमें ये बताया जाता हाल का जो लोकल वाला चुनाव होने वाला है इसमें आप शिवसेना का कोई भी सिंबल यूज़ ना करें। ठीक है, आप भी मत करिए और आप भी मत करिए, दोनों लोगों का भी मना कर दिया जब तक हम एक अंतरिम ऑर्डर जारी नहीं कर देते। दूसरी नंबर की बात ये है
उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपना अलग नाम रखो और अपना एक अलग सा सिंबल भी आपको मिलने वाला है। ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बोला गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं, तो ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के हिसाब से निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया था 2001 में। शुरू में आयोग में एक आदमी हुआ करता था मेन, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त। आज के टाइम में ऐसा हो गया है, यहाँ पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। 1989 में मतदाताओं की आयु को पहले 21 साल था, 21 साल होने पर ही आप वोट डाल सकते थे, लेकिन 1989 में इस उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया था। इस बने हुए कार्य से निपटने के लिए सरकार ने 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए थे। ठीक है, तो यहीं से इनकी शुरुआत होती। फिर कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इन दोनों पदों को फिर से समाप्त कर दिया था और फिर से पहले की स्थापित, मतलब एक ही हेड इसका रहने वाला। फिर 1989 ने नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जो गठित कांग्रेस सरकार थी, एक अध्यादेश जारी किया और 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी और ये प्रावधान किया कि निर्वाचन आयोग सभी निर्णय या तो सर्वसम्मति से लेगा या फिर बहुमत से लेने वाला है। फिर बाद में क्या है, इस प्रकार की जो नियुक्ति की गई थी, 2 निर्वाचन आयुक्त और लाए गए थे, उनको संविधान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देती है। फिर बाद में कुल मिलाकर के ऐसा हो जाता है, फाइनल यही डिसीजन आता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा और दूसरे अन्य चुनाव आयुक्त रहने वाले। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन से संबंधित कुछ कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अब ये जो संस्था बनाई गई है, ये संस्था स्वतंत्र होकर के काम करना चाहिए, किसी के दबाव में ना काम करे, जैसा सरकार बोले उस हिसाब से काम ना करे। इसके लिए इसकी स्वतंत्रता की कुछ प्रावधान दिए गए हैं। पहले नंबर की बात यह है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है, संविधान ने इसका निर्माण किया है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, मतलब जो कि उनको नुकसान पहुंचा सके। चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत सरकार की संचित निधि से मिलने वाला है, वो किसी की सैलरी नहीं पा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही आप उसको हटा सकते हो, मतलब कोई ऑर्डिनरी पीपुल नहीं है कि कभी भी उसको आप पद से हटा दो। दूसरे नंबर की बात, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं यदि हम पावर की बात कर लें, ठीक है, तो वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर ही इनको पैसा मिलता है। एक चुनाव आयुक्त का दर्जा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान रहता है, ये हमको याद रखना है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 में ये 3 सदस्य वाला बन गया था। एक ऊपर रहेगा उस और 2 उसके नीचे रहते हैं। इसके बाद साइंस वाली एक और न्यूज़ हम देखने वाले हैं, हीट वेव से संबंधित ये न्यूज़ आई है। हीट वेव, जिसको हिंदी में हम लू बोलते हैं, हीट वेव का मतलब ये है असामान्य रूप से गर्म मौसम की एक अवधि हो जाना। ठीक है, ये गर्म मौसम की अवधि आप दिखाई दे रही, इसी को हम बोलते हैं हीट वेव। इसमें टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, जो आमतौर पर 3 या फिर उससे ज़्यादा दिनों तक भी हो सकता है, जैसे ये अक्सर हम गर्मी के दिनों में देखते हैं। लेकिन आजकल तो ये जो घटनाएं हैं बढ़ती ही जा रही हैं। तो हीट वेव क्या है? एक पीरियड ऑफ अनयूजुअल हॉट वेदर है, एक ऐसा टाइम जिसमें वेदर हॉट रह जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान आप फील करते हो, दैट टिपिकली लास्ट 3 और मोर डेज। यदि हम बात करें इंडिया की, हीट वेव्स आर जनरली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मार्च से जून। मार्च से लेकर के जून के महीने में ही हमको सबसे ज़्यादा हीट वेव की कंडीशन दिखाई देती है।
एवरेज यदि आप देखोगे 2 से लेकर के 3 हीट वेव के इवेंट एक्सपेक्टेड किए जाते हैं हर सीजन में। मतलब हर सीजन में मार्च से लेकर के जून के महीने में आपको 2 बार या 3 बार लू की घटनाएं दिखाई देंगी। हीट वेव्स आर प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्व ओवर 2 एरियाज। दो बड़े बड़े एरिया हैं, दो फेमस एरियाज हैं, सेंट्रल वाला एरिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और एक और जो एरिया है वो है कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और ये यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ये घटनाएं एटमॉस्फेरिक कंडीशन के चलते चलते घटित हो रही हैं। यदि आप बात कर लें टोटल ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव की, हीट वेव कितने दिनों तक होगा, कितने टाइम तक रहेगा, तो ये इंक्रीज होते जा रहा है। यदि हम पिछले 30 साल का डेटा उठा करके देखेंगे तो जो एवरेज दिनों की संख्या है कि हम इतने दिन यदि लू को फील करे थे, मान के चल लीजिए यदि आपने पिछले 30 साल में यदि 90 दिन हीट वेव को फील किए हो, तो आज का कंडीशन ऐसे ही हो गई है कि इसमें 3 दिन आप और ऐड कर दीजिए। मतलब जो हीट वेव्स के दिनों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। और बताया जा रहा है कि ये आगे 12 से 18 दिन भी हो सकता है आने वाले 2060 तक। मतलब जो फ्यूचर क्लाइमेट है, हीट वेव्स विल बी स्प्रेड टू न्यू एरियाज इंक्लूडिंग साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अभी हम ये कह रहे हैं कि इंडिया के साउथ वाले हिस्से में हीट वेव नहीं आती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज होगा, मौसम की कंडीशन बदलेगी, तो जो हमारा साउथ वाला एरिया है, ठीक है, मैसूर, बंगलोर, चेन्नई, ये सब हैदराबाद वगैरह फील करने वाले हैं हीट वेव को। तो जो क्लाइमेट चेंज है यही रीज़न है एकमात्र किसका, हीट वेव्स का। मोर फ्रिक्वेंटली एंड दे आर मच स्ट्रोंगर एंड कैन लास्ट फॉर मोर डेज। आज के टाइम में हीट वेव ऐसी हो गई हैं कि और भी ज़्यादा मजबूती से आ रही हैं और लंबे समय तक रह रही हैं। अब इसके चलते चलते किस प्रकार से मौतें हो रही हैं उसको बताया जा रहा है। जो हीट वेव होती है ना, इसके मल्टीपल और कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन के हेल्थ में, इकोसिस्टम में, एग्रीकल्चर, एनर्जी, वाटर और इकोनॉमी। 2022 की यदि हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली जो हीट वेव आई थी इंडिया में और पाकिस्तान में मार्च से अप्रैल के बीच में, इसका काफ़ी डिवास्टेटिंग इफेक्ट रहा था। मतलब भयानक, डिवास्टेटिंग, भयानक इम्पैक्ट रहा था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देखिए लगभग लगभग कम से भी कम 90 डेथ इंडिया और पाकिस्तान में हुई थी हीट वेव के चलते चलते। और इसी के कारण ही जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था कहाँ पर, नॉर्दर्न पाकिस्तान में। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो पहाड़ी एरिया में जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल करके आएगी। और जब पिघल के आएगा पानी तो अपने साथ में मलबा, पत्थर, मिट्टी, धूल लेते आएगा और बहाते हुए फिर जो निचले एरिया है उनको सबको बहा देता है। भारत इस प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी जो डिजास्टर्स है, उसको निपटने के लिए कई सारी संस्थाओं का निर्माण किया है। जैसे कि आईएमडी का निर्माण किए हैं हम, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी बनाए हैं, और कुछ लोकल बॉडी भी है जो कि इससे निपटने का काम करती हैं। तो किसी भी वेदर की कंडीशन से आपको निपटना है, चाहे वो सुनामी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, भूकंप हो, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर कितना अच्छा है हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम हीट वेव के लिए? ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके चलते चलते हीट वेव की घटनाएं घटित होती हैं, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाती है। कि देखिए, जो हीट वेव या फिर लू होती हैं, इनका जो रीजन है, बहुत बड़े स्केल पर जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, और ये जो एनामलीज हैं, मतलब एनामलीज का मतलब असमानताएं, इसको आप बोल सकते हैं। मौसमी जो विसंगति हैं, जैसे कि किसी एरिया में हाई प्रेशर बन गया है, अपर ट्रोपोस्फेरिक और जेट स्ट्रीम, ये जो इनमें यदि विसंगति आती है, इनका सिस्टम यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, तो इसके चलते चलते हीट वेव आ जाती है। ग्लोबल फोरेंसिक फोर्सिंग, ग्लोबल फोर्सिंग लाइक अल नीनो, साउदर्न ओसिलेशन जिसको ENSO बोलते हैं, और इंडियन ओशियन मॉडुलेट
द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द इंडियन हीट वेव्स। और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि जो वैश्विक लेवल पर यदि आप देखोगे तो अल नीनो और साउदर्न ओसिलेशन, इसके साथ साथ में इंडियन ओशियन, ये सब मिलकर के इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको और भी ज़्यादा फोर्सफुली बना देते हैं और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। हीट वेव कैन बी फर्दर एक्सेंटुएटेड बाय लोकल इफेक्ट। एक्सेंटुएटेड मतलब बल मिलना, लोकल इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि डिप्लेटेड सॉइल मॉइस्चर एंड इनहेंस सेंसिबल हीट फ्लक्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मनरेगा योजना से संबंधित। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत सरकार ने गांव के जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है उनको कानूनी की गारंटी दी है कि आपको जो है हम साल भर में कम से भी कम 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, और यदि हम इस रोज़गार को आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो आपको बेरोजगारी का हम भत्ता देंगे। ऐसे प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए थे। तो मतलब कि यदि मैं काम की मांग कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिलता है, तो सरकार की तरफ से मुझे भत्ता प्रोवाइड किया जाएगा। ये कानूनी गारंटी दी जाती है सरकार के द्वारा। मनरेगा स्कीम शुरू में इसको नरेगा बोलते थे, फिर इसका नाम बाद में क्या है 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। शुरू में इसको नरेगा बोलते थे, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। यदि हिस्ट्री की बात करें तो मनरेगा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया रोजगार गारंटी स्कीम है, जिसे सबसे पहले 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पास किया गया था और 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में इसको हम लागू करे थे। तो विश्व की ये एकमात्र ऐसी योजना है जो कि लोगों को, गांव के जो लोग रहते हैं अनस्किल्ड लेबर, उनको 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है, जिससे देश के गरीब और बेरोजगार परिवार इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका जो अनुपात रहता है पैसे का, कि कुछ पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, कुछ हिस्सा राज्य सरकारें लगाएंगी, तो ये दोनों के लिए अलग अलग रहता है। इसके लिए क्या है, जैसे पहाड़ी जो राज्य हैं उनमें केंद्र सरकार ज़्यादा फ़ायदा देती है, और जो समतल मैदानी वाले इलाके हैं वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ पर सरकार थोड़ा कम पैसा लगाती है। एक जो नई चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही वो है मनरेगा लोकपाल। इसकी क्या क्या पावर है मनरेगा लोकपाल के लिए, बारे में तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो मनरेगा लोकपाल के पास पावर रहती है कि वो मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी शिकायत सुन सकते हैं, इसके साथ ही इन शिकायतों पर विचार करने, ठीक है, और आज से यदि शिकायत मिली है मेरे पास तो 30 दिनों के भीतर मुझे निर्णय लेना है, इसकी जांच कराना। ये सारी पावर लोकपाल के पास रहती है। मजदूरी के भुगतान या फिर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करने से जुड़े सभी परेशानियों का निवारण भी लोकपाल ही करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में पार्टिकुलर हम एक एप्लीकेशन की बात करेंगे जिसको सरकार लेके आई है, जिसमें मज़दूरों की जो अटेंडेंस है एक ऐप के माध्यम से होती है। लेकिन इस ऐप में दिक्कत ये हो गई थी कि हर जगह नेटवर्क मौजूद नहीं रहता है। हो सकता है उस गांव में नेटवर्क हो, लेकिन जहां पर काम चल रहा है वहां पर नेटवर्क नहीं हो, तो फिर उस जो मज़दूरों की अटेंडेंस है उसमें डिले होता है, उनको बड़ी देर तक शाम को वेट करना पड़ जाता है। ऐसी कई सारी समस्याओं को वो लोग फेस करते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या बोल रही है कि सरकार का कहना है हम एक काम करेंगे, एक ऑफलाइन मोड वाला ऐप तैयार कर लेंगे। इससे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर नेट की ही ज़रूरत पड़े। फिर वहाँ पर काम के दौरान आप फ़ोटो वोटो खींच लीजिए, जियो टैगिंग जो भी करना है कर लीजिए। इसके बाद जहाँ नेटवर्क है आप वहाँ जा कर के उसको आप अपलोड कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जो कार्यकर्ता है, मतलब मजदूर है, उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश के 5 महीना के बाद सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली NMMS के माध्यम से क्या करती थी सरकार की, जहाँ 20 लोग हैं या फिर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस इस ऐप से ही होना चाहिए। और 3 राज्य तो ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि सब जगह इसको लागू करो, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम। लेकिन
अधिकांश जो राज्य है अभी भी इसमें काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनको प्रॉब्लम जा रही है। कुछ डेटा हमारे पास आए हैं जिससे पता चलता है कि 8 राज्यों ने 90% जगह पर, जितनी भी जगह पे काम चल रहा है उसका 90% हिस्से में वो लोग इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं। असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पुदुचेरी। पुदुचेरी में हालांकि उपयोग अधिक है। सितंबर में कार्यस्थलों की संख्या सिर्फ 774 थी। तो ये सब जो है 90% या फिर 90% से ज़्यादा जगह पर इस ऐप का यूज़ करने लगे हैं। सरकार कह रही है कि इसको हम आसान बनाना चाहते हैं। इस ऐप में बड़े बदलाव हम दे रहे हैं, जैसे कि ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं भी है तो श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। जब भी वे आवश्यक सिग्नल के पास जाएंगे, मतलब जहां नेट चल रहा है वहां जाकर के इसको वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं जिसके चलते चलते वर्कर लोगों को इसका दंड भुगतना पड़ रहा है। कुछ डाटा मिले हैं मिनिस्ट्री से। इसमें बताया जा रहा है 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का, जहाँ पर 50% या फिर उससे भी कम एप्लीकेशन का यूज़ हुआ है। वो राज्य कौन कौन से? आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गोवा, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर। और वहीं यदि आप गोवा और नागालैंड चले जाओगे तो यहाँ पर इसका जीरो उपयोग हुआ है। आंध्र प्रदेश विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मनरेग्स वर्कफोर्स, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मनरेगा वर्कर हैं। इसने यूज़ किया है इस NMMS ऐप का फॉर रिकॉर्डिंग अटेंडेंस इन सितंबर ओनली 21.48%। ठीक है, ये यहाँ पर 92,000 से भी ज़्यादा वर्क साइट हैं, उसका मात्र 21% जगह पर ही काम हुआ है। अगस्त के महीने में जो परसेंटेज था वो 9.5% था। उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कि एक और राज्य है जो कि रिसीव करता है काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ टोटल मनरेगा नेशनल फंड, काफ़ी बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार से पैसा इसको मिलता है। 1.3 लाख वर्क साइट है, केवल 50% हिस्सा पर ही एप्लीकेशन का यूज़ किया गया है।